नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़ दी है और इसका सबसे ज्यादा भुगतान करना पड़ा है गरीब मजदूरों को। रोज कमाने खाने वालों की जेब और पेट दोनों खाली हैं। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लॉकडाउन में हुए संगीन अपराधों में से एक है। अभी ये कौन है बे? हेलो, किधर? ऐसा फोकट में एंट्री नहीं है गांव में। मतलब एक बंदे का 1000 रुपए लगेगा और तुम लोग दो, तो दो का कितना? 2000 लगेगा, समझा? अरे इस बात के पैसे? घर है हमारा, गांव है हमारा। अरे घर होगा तो बीमारी लाओगे। तुम्हारे वजह से किसी को कोरोना हो गया तो अब क्या करेंगे हम? अरे ऐसे ए, साहब देखो ना क्या बोल रहे लोग। मेरे गांव में आने से मेरे को पैसे मांग रहे साहब। ये साहब आप कुछ बोलो ना। ये तो आपका आपस का मामला है, आपस में ही सुलटा लो। मुझे काय को बीच में ले रहे साहब क्या? देखो क्या बोल रहे, जाओ जाओ देखो। ए, माला 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 देखो मेरी बाइकों की तबीयत ठीक नहीं है, अभी जाने दो मुझे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है? अभी कितना तेरे पास? अभी 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 बस ये आखिरी 500 है। हाँ बस ये तेरा एडवांस हो गया, बाकी का हम लोग शाम को लेंगे, समझा? चल अभी चल। 1500 शाम को देना। शेयर करने का तो ओ भाई कहाँ जा रहे हो? पहले वो मास्क लगाओ, हाथ आगे करो। अरे यार उल्टा उल्टा वाला। हाँ ये देखो, ये क्या है? स्टैम्प। ये आपका भी हाथ। अभी आपको 14 दिन घर से कहा बाहर नहीं निकलना है, इधर उधर घूमना नहीं, घूम के बीमारी फैलाना नहीं, समझे? और देखो किसको भी घर में सर्दी खांसी जुकाम ऐसा कुछ हुआ तो सीधा कोविड हॉस्पिटल जाना, समझे ना? चला। अरे ओ भाई क्या कर रहे हो? अरे साहब बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पैसा अकेला ही रखोगे? जबरदस्ती की गुंडागर्दी मचा रखी है। अरे अपने घर में आने की कोई पैसे देता है क्या? सुनिए, कुछ सोचा है? पड़ोसियों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अरे तब की तब देखेंगे, अभी तू आराम कर। शाम को उनको पैसे भी देने हैं, कहाँ से लाएंगे? अरे तू क्यों चिंता कर रही है उसके बारे में? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जहां एक तरफ हम सब इस महामारी की काली छाया के साथ जीने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और वायरस है, जुर्म, क्राइम, अपराध। लेकिन इसने इस महामारी के काल में भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया है। राजू और माला बोहिर अचानक आए इस प्रकोप का शिकार थे। दोनों पैसे की कमी या काम छूटने की वजह से परेशान थे या इसके पीछे कोई और कारण था, और अगर था तो क्या वही कारण वजह बना था माला बोहिर की हत्या का? जब कोविड-19 के कारण पूरा देश लॉकडाउन में था, तब नासिक महाराष्ट्र से 150 किलोमीटर दूर सोनगढ़ गांव में इस क्राइम को अंजाम दिया गया, जिसका मकसद बेहद अमानवीय था। ऐसे तो भूखे मर जाएंगे हम विट्ठल भाऊ, पता नहीं काम कब शुरू होगा। मैं क्या बोलता है विट्ठल भाऊ, गांव चलते हैं।
काम शुरू होगा तो वापस आ जाएंगे ना। अरे वहाँ अपना परिवार है, इधर कौन है देखने वाला? कुछ हो गया ना तो गए हम लोग। जो हुआ सब भगवान की मर्जी थी माला, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बस अब ये सोचो कि आगे सब कुछ ठीक हो। माला, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गए, तुम्हें कोरोना नहीं है, तुम आज ही घर जा सकती हो। देखा, हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। आराम से, तू आराम कर, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। और हाँ, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, रसोई में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रोज कौन मुफ्त में देगा खाना? अरे किसी के घर मांगने थोड़ी जा रहा हूँ, अस्पताल जा रहा हूँ, वो लोग दे रहे हैं। और अस्पताल जा रहे हो? हाँ। नहीं, आप मान नहीं जाओगे। हम कहीं और से खाना मंगा लेंगे, लेकिन बस आप मान नहीं जाओगे। वहाँ पे बहुत गलत काम होते हैं, आप मान नहीं जाओगे। माला मेरी बात, हम पड़ोसियों से ले ले। माला मेरी बात, लेकिन आप मान नहीं जाओगे। माला मेरी बात सुन, माला मेरी बात। हमारा बच्चा गिर गया, इसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं। तो बच्चा हमारी किस्मत में ही नहीं था। मैं बच्चे की बात ही नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। उस अस्पताल में मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। क्या हुआ था? बोलना माला, क्या हुआ? अस्पताल में डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैंने मना किया, उसको बहुत बोला, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कौन? डॉक्टर? कौन था वो डॉक्टर? नाम बोल माला, जान से मार दूंगा उसको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाम बोल मुझे, बोला नाम बोलना। बताओ अभी शुरू से क्या हुआ? सब मैं और मेरी बाई को माला नासिक में एक बिल्डिंग में दिहाड़ी पे मजदूरी करते थे। अभी कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर आया और बोला कि तुम सब लोग अपने अपने घर पे चले जाओ, अभी यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, पूरा काम बंद है, समझे भाई? काम बंद मतलब? कोरोना बीमारी फैली है पूरी दुनिया में, इसलिए तो सरकार ने पूरा काम बंद कर दिया है, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। पर हमको उससे क्या? इधर थोड़ी कोई बीमार है। अबे नहीं है, लेकिन ये बीमारी आ तो सकती है, इसलिए तो सरकार ने पूरा काम बंद कर दिया है। सबको बोला है अपने अपने घर पे बैठो। काम का कुछ पता नहीं था, पर एडवांस पगार मिला था तो सब ठीक चल रहा था। माला पेट से थी तो उसको भी आराम मिल गया था। फिर दिक्कत शुरू हुई। डेढ़िया है इसका, पेट में बच्चा है और चूल्हा क्यों जलाया? स्टोव किधर है? मैं पूरा मार्केट घूम के आई, मेरे को कहीं भी घासलेट नहीं मिला, इसलिए फिर चूल्हा जलाना पड़ा। अभी बहुत हो गया, अभी एडवांस का पैसा भी खत्म होने वाला है। बिना पैसे बिना काम के इधर रहना बहुत मुश्किल है। चल हम कल ही गाँव जाएंगे। अगले दिन सुबह घर के लिए निकले तो बस ट्रेन कुछ नहीं मिला, पर वहाँ जाकर देखा तो हमारे जैसे बहुत से मजदूर जो घर के लिए पैदल निकल गए, तो हम लोग भी अपने गांव के लिए पैदल निकल गए। फिर 2 तारीख को हम सोनगढ़ पहुँचे। इतने लंबे सफ़र के बाद माला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अगले दिन उसे खून भी निकला। फिर मैं फ़ौरन उसे लेके भोसले अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर उसको देखी और बोली कि डॉक्टर साहब, माला की तबीयत कैसी है? इतना लंबा पैदल चलने की वजह से प्रॉब्लम हुई है, चेक करना पड़ेगा कि बच्चा ठीक है कि नहीं। और माला को बुखार और खांसी भी है, तो कोरोना टेस्ट भी करना पड़ेगा। रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाते उसे यहीं आइसोलेशन वार्ड में रुकना पड़ेगा। कोरोना पता है ना? ओह, ऐसी फालतू की बीमारी जिसकी वजह से ये मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है और जिसकी वजह से हमारा काम धंधा सब बंद हो गया है। फालतू की बीमारी नहीं है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं माला से मिल सकता हूँ? अभी उसे होश नहीं आया है, होश आ जाए फिर मिल लेना, तब तक यहीं पे इंतजार करें। पता चला कि हमारा बच्चा गिर गया। और तो हुआ साहब, पहली औलाद थी हमारी, माला एकदम से टूट गई थी। अभी हम लोग घर जा सकते हैं।
नहीं, माला घर नहीं जा सकती जब तक उसके कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट नहीं आ जाते। उसे यहीं आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ेगा। और आप भी प्लीज़ घर पे रहिए, क्योंकि अगर उससे हुआ तो आपको भी हो सकता है। उन लोगों ने मुझे अस्पताल में रुकने नहीं दिया। मैं क्या करता, मैं घर आ गया। लेकिन माला वहीं रही 2 दिन, 5 और 6 तारीख को। आज जब उसको घर लेकर आए तब उसने बताया कि वो डॉक्टर ने उसके साथ दोनों दिन जबरदस्ती किया। तुम्हारी बीवी माला को मिलना पड़ेगा। माला, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। बताओ हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? मेरा बच्चा गिरने के बाद मैं 2 दिन हॉस्पिटल में थी, टेस्ट का इंतजार करती थी। उन 2 दिनों में एक डॉक्टर ने मेरे साथ जबरदस्ती की। नाम जानती हो डॉक्टर का? पहचान सकती हो उसको? नहीं। आंख दिया है ना भगवान ने, या आंख बंद करके बैठी थी? अरे बताती क्यों नहीं साहब को कौन हरामी था वो? तू भी मजे ले रही थी हैं? बोल साहब। लेकिन इस तरह से बात करते हैं विवेन तुम्हारी? देखो माला, ना तो तुम उसको पहचानती हो ना तो उसका नाम जानती हो। उसको पकड़ेंगे कैसे? साहब, वो जो कोरोना में डॉक्टर पहनते ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, उन्होंने वो पहना हुआ था और मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ था। मेरे शरीर में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। माला, माला, तुम और कुछ बताना चाहते हो? साहब तबीयत ठीक नहीं है इसकी। अभी इससे सवाल पूछने की जगह उस डॉक्टर को पकड़ो ना आप। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसे वक्त पे जब लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं कि किसी की वजह से मुझे कोरोना ना हो, एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ रेप करेगा, वो भी जिसके कोरोना के टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आए। पर सर, अगर माला कोरोना पॉजिटिव निकली तो? गायकवाड़, तुम डिपार्टमेंट में होते हुए ऐसा सोचते हो? हाँ, अरे ऐसे हजारों केसेस है जिसमें लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। अरे ये तो विकृत मनोवृत्ति वाले लोग हैं। हाँ, ये वायरस से डरेंगे? अरे इनका जाने दे। नॉर्मल लोग भी अगर कोरोना वायरस के खतरे को समझते ना, तो हमें अपनी जान जोखिम में डाल के रास्ते पे घूमने की जरूरत नहीं थी। रही बात ये माला की, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, ढूंढेंगे। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने सुना है पहले ऐसा कुछ? आप ही सोचिए कि अगर ये बात डॉक्टर्स और मरीज के बीच में फैल गई तो क्या होगा। पहले से ही हमारे पास स्टाफ कम है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो कौन सा डॉक्टर, कौन सा स्टाफ ड्यूटी पे आना चाहेगा? अरे डॉक्टर से क्या, मरीज भी हॉस्पिटल में आने से कतराएंगे। डॉक्टर कूल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके हॉस्पिटल के एक मरीज ने कंप्लेंट की है कि उसके साथ यहाँ एक डॉक्टर ने रेप किया, जब वो आइसोलेशन वार्ड में कोविड टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। तो हमें पूछताछ तो करनी होगी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? सीसीटीवी फुटेज देखना। ये तो आपको पता ही होगा कि वुमेन आइसोलेशन वार्ड में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। तो हमारे पास 5 और 6 तारीख की लॉबी और पैसेज की फुटेज है जो आप देख रहे हैं। 6 तारीख को भी यही घुसा हॉस्पिटल में। ये देखिए, तो पता, अब इसको पता था यहाँ सीसीटीवी, इसलिए इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अब तो अब समझ गए डॉक्टर पाटिल, ये आपके हॉस्पिटल का स्टाफ ही है। हाँ, शायद डॉक्टर नहीं होगा, इसका मतलब माला जो बोल रही थी वो सच था। आपके हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ है सबसे मुझे पूछताछ करनी है, बुलाओ उनको। इंस्पेक्टर साहब, ये हॉस्पिटल है और आप हमारे स्टाफ के साथ मुजरिमों की तरह पेश नहीं आ सकते। हम अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं और ना ही औरतों का रेप करने की। देखिए डॉक्टर, हम आपके काम का सम्मान करते हैं। हम भी पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। अगर आप मरीजों को नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएंगे, और अगर हम पुलिसिंग नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, हॉस्पिटल मरीजों से भर जाएगा। तो कुल मिलाकर हम और आप अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया आपको? बुलाइए स्टाफ जी। देखो, माला के साथ जो कुछ भी हुआ है
शायद कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। आप समझाइए ना। पुलिस के साथ प्लीज कोऑपरेट करो और जो कुछ भी तुम जानती हो सब कुछ सच सच इन्हें बता दो। साहब, माला मेरे को बताई थी कि डॉक्टर उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। मैं उसको समझाई थी पर कहाँ सुनी। अरे पुलिस में जाने से क्या होगा, तेरी इज्जत वापस लौट आएगी क्या? जो होना था वो तो अब हो चुका। तू पुलिस में जाएगी तो अब पूरे गांव को पता चल जाएगा, पूरे गांव में तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तू खुद ही सोच, ऊपर से तेरा पति छोड़ देगा वो अलग। देख, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। आपको किसने बोला था शानपना करने को? पुलिस वाले ये वर्दी ऐसे पहनते हैं क्या? खबरदार, इसके बाद में किसी को ऐसी सलाह देने की कोशिश की तो माला को ही नहीं, हर उस इंसान को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है। समझे? हालत खराब हो गई भाई। चलो अपना गांव तो आ गया। कभी सोचा नहीं था चल के गांव आना पड़ेगा। तेरा तो फिर भी ठीक है, गांव आ गया। मुझे तो और 60-70 किलोमीटर चल के जाना है। संभल के जाना और पहुंचते ही कॉल कर देना। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ भाई, चलो। हाँ। किसी को नहीं छोड़ो। ये बहुत हो गया अभी। जला दूंगा। अब शांत हो जाइए। किसको जला देंगे? अस्पताल को, वो डॉक्टर को, सबको जला दूंगा मैं। आप शांत हो जाइए। पुलिस ढूंढ रही है ना डॉक्टर को। इतना बुरा हुआ तेरे साथ, तू इतना शांति से कैसे? तू चाहती भी है वो डॉक्टर पकड़ा जाए? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ साहब? वो डॉक्टर को आप लोग पकड़े कि नहीं? देखो राजू, केड़कर साहब अभी आए नहीं है, थोड़े टाइम के बाद आएगा। बाद में नहीं, मेरे को अभी जानने का है कि वो डॉक्टर को पकड़ने में आपको कितना टाइम लगेगा। अभी शोर मत मचाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि जिसने भी तुम्हारी बीवी के साथ जबरदस्ती की है ना, वो कोई डॉक्टर नहीं है। समझा मैं, अभी सब समझा मैं। वो डॉक्टर है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला, तो उसको काहे को पकड़ोगे आप लोग? ये गरीब मानुस। हाँ, गरीब की कौन सुनता है? कौन सुनता है साहब गरीब की? राजू, क्यों चिल्ला रहा है? साहब वो तेरी बात सुन ली, इसलिए तो कार्रवाई कर रहा ना। जब पकड़ा जाएगा तेरे को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर से पुलिस स्टेशन में आके राड़ा नहीं करने का, तो पहले तेरे को अंदर कर दूंगा। जा घर पे जा, निकल। इससे बात करना है। माला, माला, माला उठना। माला, माला, चल ले। तो सेक्सुअल असॉल्ट रेप जैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद बच्चा गिरने की वजह से खून काफी बाहर, बाकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। सर गले पे निशान, गला घोट के मारा गया। घर की हालत, बिखरा हुआ बेडशीट, मरने से पहले काफी स्ट्रगल हुआ। प्रताप, मुझे लगता है ये काम राजू ने किया है। अपने सामने कितना गुस्सा कर रहा था देख, पीठ पीछे कितनी तकलीफ देता हो। उसने गुस्से में आके शायद इसका गला दबा के इसको मार। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके फीटस से राजू का डीएनए मैच करवा के दो। सर क्या साहब आप अभी मेरे को ही फंसा रहे हो कि मैंने माला को मार दिया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो। खून को कंट्रोल करते जा जरा, समझा? ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा है उसका वजह है। मानो कि किसी और ने हाथ लगाया, तुम सहन नहीं कर पाए, उसको तो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तुमने माला को मार दिया। लेकिन सर उस टाइम पे तो मैं पुलिस स्टेशन में था, आपके सामने था सर, मैं कैसे मार दूंगा उसको? आप बताइए ना। वो जाना रे तू, पुलिस से गवाही दिलवाएगा? तो पुलिस स्टेशन में था,
सच देखा जाए तो माला का मर्डर करके पुलिस स्टेशन आया था। यहाँ से तो वहाँ वापस गया और तूने नाटक किया कि माला को किसी ने मार दिया। वहाँ माला की बॉडी किसी ने देखी नहीं थी। हमने अड़ोस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला तूने गांव वाले लड़कों को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, दी थी धमकी उनको। मेरे गांव में मेरे घर में घुसने के मेरे से 2000 रुपए मांगे थे साहब। आखिरी के 500 रुपए थे, वो भी ले लिए उन्होंने, और शाम को वो बाकी के 1500 रुपए लेने आ गए थे घर। चल पैसा निकाल। तो बोला था ना बाकी का 1500 शाम को देगा करके। बोला था पर अभी नहीं हो पाया। अभी तू जा, बाद में देता हूँ। ये देख साला गांव में घुस गया, अभी बहाना मारता है। चुपचाप से पैसा दे, नहीं तो देख क्या करेंगे हम लोग। अरे बोला ना देता हूँ, पैसा भी नहीं है। आके देता हूँ, अभी जा यहाँ से। एक काम कर सकते हैं, पैसा छोड़ देंगे। क्या? तेरी बाइकों का हमको मजे लूटना है। क्या? क्या बस एक बार मजे लेने दे, फिर तेरा पैसा मार। देख लेंगे तुझको, देख लेंगे। उन लड़कों को तो हम देख लें, लेकिन जब तक माला का मर्डर केस सॉल्व नहीं होता तो सोनगढ़ से बाहर नहीं जाएगा। बोल। बता दे साहब, हमने उन सब लोग से पैसे लिए थे साहब, मजदूरों से, गांव वालों से। गांव में घुसने के लिए पैसे लिए थे साहब। अरे राजू के घर पे क्या हुआ बोल। साहब हम वो बाकी के 1500 लेने गए थे उसके घर पे, तभी उससे थोड़ा झगड़ा हुआ था साहब। लेकिन उसकी बाइकों को हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले साहब। राजू हम पे भड़क गया था, उल्टा मारपीट करने लगा साहब वो। हाँ साहब, बदला लेना था हमको उनसे। बहुत बेइज्जती की थी हमारी, पर माला को हमने नहीं मारा साहब। हाँ साहब, हम दोनों वहाँ वापस नहीं गए साहब। ये हमारा यंग जनरेशन। एफआईआर दर्ज करो। सर मैंने गांव में घुसने के लिए किसी से भी कुछ भी पैसा नहीं लिया सर। सर मुझे पता भी नहीं है कि वो लड़का ऐसे कुछ कर रहा है। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था सर। जो भी आता उसका आधार कार्ड पहले चेक करता था और बाद में देखता कि वो सोनगढ़ का है कि नहीं। अगर वो सोनगढ़ का है तो ही उसके हाथ के ऊपर स्टैंप लगाता और बोलता था कि 14 दिन घर में रहो। सर मैंने राजू और माला के केस में भी यही किया सर। जाओ, मास्क। जय हिंद सर। अपने डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भरे हैं, हम किसको क्या बोलेंगे। सर साफ पता चल रहा था कि कामड़े झूठ बोल रहे हैं। नक्की पैसे खाता था। अब नहीं खाएगा क्योंकि उसको मालूम है अपनी नजर है उसके ऊपर। माला के पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर अब तक नहीं आई। एक्चुअली वो पूरी टीम कोरोना के केसेस में बिजी, इसलिए वक्त लग रहा है। लेकिन सर जल्दी आ जानी चाहिए। सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक माला के जो पेट में बच्चा था सर, उसका डीएनए राजू के डीएनए से मैच नहीं होता। देख, तेरे डीएनए से तेरे बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ, इसका मतलब समझते हो? एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी माला का नासिक में किसी के साथ चक्कर था या कोई उसका फायदा उठा रहा था? ये पक्का उस शैलार का काम होएगा। उसी की नजर थी मेरी माला पे। कौन शेलार? नासिक में मैं और माला जिधर मजदूरी करते थे वहाँ पे सुपरवाइजर था। कुछ महीनों पहले मुझे जुए का लत लग गया था। मैं 5000 रुपये हार गया, पैसा नहीं था, तो वो भरने के लिए मैंने सोचा साइड से कुछ चोरी करके उसको बेच के वो पैसा भर देगा। लेकिन चोरी कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। रुक, मैं अपने भाव सुनो, इसको बताऊंगा मैं। भाव इतना गर्मी काहे को खाते हो? मैं तुमको भी देता हूँ ना इसमें से। साले तेरे जैसा चोर समझाएगा मेरे को? अभी मैं देख, तू काम भूल जा काम तू। अभी मैं तेरे को जेल में भिजवा दूं। भाव करते हैं ना कुछ। भाव करते हैं ना कुछ, इस बात को यहीं पे सुलटाते ना भाव। एक रास्ता है। जो बोलोगे तू है ना? हाँ। तेरे बीवी के साथ में मेरे को सोने दे। मैं तेरे को छोड़ दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू बीवी के साथ सोएगा? छोड़िए। बीवी को मारेगा? बीवी के साथ सोएगा? साले जान से मार दूंगा। अरे मैं हाथ उठा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। शैलार ने तभी पुलिस को ना वो मुड़क। अच्छा साहब, शैलार ने तभी ना पुलिस को ना सेठ को मेरी शिकायत की। मुझे लगा ऐसे ही नहीं किया होगा, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है साहब। तभी मैं कुछ दिन के लिए नासिक से बाहर गया था, तब उसने माला को अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया होगा साहब। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, माला ने मेरे को कुछ बताया क्यों नहीं अभी तक? शेलर का एड्रेस ले लो, उसको थाने बुलाओ। अरे साहब, मेरे को क्यों बुला इधर? मैंने
क्यों बुलाया साहब मेरे को? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। गरीब औरतों का बहुत शारीरिक शोषण करता है ना तू। शोषण? क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं अभी मेरे सेट को फोन करता हूँ, उनको बुला लेता हूँ। जगह लगा फोन लगा, तेरे सेठ को फोन लगा। उसको भी समझने दे, उसका साइट सुपरवाइजर गरीब औरतों का कैसा शारीरिक शोषण करता है। और उसमें जो राजू और माला भी थे ना, तूने माला का फायदा उठाया, उसका शारीरिक शोषण किया। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसके बाद में तूने उसको मार दिया। उसका मर्डर क्या साहब? उसका मर्डर हो गया? मेरे को तो पता भी नहीं साहब। तू तो अभी ये भी बोलेगा मैंने माला का फायदा नहीं उठाया, उसका शारीरिक शोषण नहीं किया, उसको नहीं मारा। कसम से साहब मैंने नहीं मारा। हाँ, उसका फायदा जरूर उठाया साहब, लेकिन वो सामने से आई साहब। सब जो भी हुआ वो मर्जी से हो उसके साहब। माला ने मेरे को उसके घर पे बुलाया साहब। तो मैं उसके खोली पे गया और देखा तो तुम्हें मेरे साथ सोना था ना, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस राजू की शिकायत किसी से मत करना, ना पुलिस से और ना ही सेठ से। इसको फायदा उठाना बोलते, समझा? साहब आप कुछ भी कह लो साहब, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया साहब। और हाँ, मेरे को ये भी पता है साहब कि ये बात ना उसने राजू को भी नहीं बताई थी साहब। तब तक नहीं बताई जब तक वो नासिक छोड़ के उनके गांव चले नहीं जाते। और इसके बदले में मैंने उसकी चोरी की बात किसी को नहीं बताई साहब। राजू और माला के अलावा और कौन कौन गया था गाँव वापस? वो ये विट्ठल और दत्ता गए थे माला और राजू के एक हफ्ते बाद। कौन सा गाँव? वो विट्ठल तो इधर का ही है साहब, सोनगढ़ का। राजू पहचानता है उसको। और वो दत्ता यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर पिंजर गाँव है साहब, वहाँ पे रहता है। उसका डीएनए टेस्ट कराओ और माला के फिटर से मैच करके देखो, इधर ही रहेगा। अरे नहीं साहब, वो इधर रहेगा। ये वामन शेलर का कहना है कि माला ने उसके पति राजू को बचाने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। ऐसा भी हो सकता है किसी और के साथ किसी और वजह से उसने शारीरिक संबंध बनाए होंगे। तो क्या सच में उसके साथ हॉस्पिटल में हुआ था या झूठ बोल रही है? किसी और वजह से उसने हॉस्पिटल में भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। सर इस वामन की बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या ज़्यादा सर, चाय अच्छी नहीं है? सवाल अच्छे बुरे चाय का नहीं है, वो बाकड़े की चाय की आदत है। इसकी आदत होने के लिए टाइम जाएगा, शक्कर भी कम डालिएगा। अच्छा ये माला की पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर डॉक्टर से कह दिया आज शाम तक आ जाएगी। और वो विट्ठल सुरवे, उसका एड्रेस मिला? जी सर। वो माला और राजू भोर को जानता है? हाँ साहब, तब मेरे को पता चला माला के मर्डर के बारे में, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से राजू को मिलने को नहीं जा पाया साहब। लेकिन क्या हुआ साहब, आप लोग इधर? तो कितने तारीख को निकला था नासिक से? 6 तारीख को निकला साहब। और कब पहुंचा? 8 तारीख को पहुंच गया। तो बॉर्डर पे किसी हवलदार ने रोका नहीं? हवलदार ने नहीं रोका साहब, लेकिन वो गांव के लड़के लोग ने रोका साहब। वो गांव में एंट्री करने के लिए 1000 रुपये दिया मेरे से। कौन था तेरे साथ? और मेरा दोस्त साहब दत्ता, उसके साथ आया। क्या करता है दत्ता? तो मेरे साथ नासिक में काम करता है साहब, साइड से। वो कहाँ गया? वो उसके गाँव चला साहब, पिंजे गाँव। और 8 तारीख को आने के बाद तू कहाँ गया? तब ये लॉकडाउन चालू है तो बाहर किधर जाएगा, घर पे ही था। पक्का घर पे था? हाँ साहब पक्का। इसका डीएनए टेस्ट करवा। सर माला की पीएम रिपोर्ट आ गई। चला नशीब चांगलं। अच्छा कुछ मिला? सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 9 तारीख के सुबह 10 और 12 बजे के बीच हुई। और सर मौत की वजह खून बहने की वजह से नहीं, दम घुटने की वजह से। और जो ब्लीडिंग हमने देखी वो गला दबाने के प्रेशर से हुई। तो हमारा शक सही निकला, उसका मर्डर है। अब ये पता करना है कि उसका मर्डर किसने और क्यों किया। प्रताप मुझे लगता है राजू ने उसका मर्डर किया होगा, क्योंकि राजू उसको लेके बहुत पॉजिटिव था। उसको गुस्सा आया होगा कि उसके अलावा किसी और ने उसको हाथ लगाया। सर गांव के लड़के भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने बदला लेने के लिए माला को मारा। देख लेंगे तुझको, देख लेंगे। या फिर हॉस्पिटल में जिसने उसका रेप किया वो विट्ठल भी हो सकता है, क्योंकि विट्ठल 8 तारीख को गांव आया और 9 तारीख को माला का मर्डर हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस भोसले हॉस्पिटल में माला का बलात्कार करने वाले अपराधी तक नहीं पहुंच पाई थी। बल्कि यह भी एक पहेली थी कि बलात्कार हुआ भी था या नहीं।
जो साबित हुआ वो ये था कि माला का कत्ल हुआ था, लेकिन उसमें भी पुलिस उसके कातिल को ढूंढने की जद्दोजहद में लगी थी। वामन शेलार और विट्ठल पर पुलिस को शक तो था, लेकिन दोनों का डीएनए माला के अजन्मे गर्भ से मैच नहीं कर रहा था। ये केस एक नहीं बल्कि 3 सूरतों में पुलिस की नींद हराम किए हुए था। पहली, माला जब सोनगढ़ आई थी तो उसके पेट में किसका गर्भ था? दूसरी, हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में उसके साथ बलात्कार हुआ था, क्या ये सच था या वो झूठ बोल रही थी? और अगर वो झूठ बोल रही थी तो क्यों? या फिर ऐसा था कि ये संबंध उसने अपनी मर्जी से बनाए थे? और तीसरी, वो कौन हो सकता था जिसने माला को उसी के घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया? पुलिस के पास संदिग्ध तो कई थे, लेकिन सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं था। सर 8 तारीख को माला अस्पताल से डिस्चार्ज हुई और 8 तारीख को ही विट्ठल और दत्ता सोनगढ़ पहुंचे। और विट्ठल के मुताबिक तभी के तभी दत्ता अपने गांव पिंजगढ़ के लिए पैदल निकला, जो करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर। सर हम सबको तो चेक कर चुके, वो कौन हो सकता है जो माला के बच्चे का बाप था जिसने उसका मर्डर किया? ये दत्ता पिंजगढ़ कब पहुंचा पता करो। सर हमने विट्ठल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और उसमें यह पता चला कि 12 तारीख की रात को हमारी पूछताछ के बाद उसने एक नंबर पर 20 बार कॉल किया। कितने बार? 20 बार। और सर बातचीत काफी लंबी हुई। नंबर किसका था? दत्ता राउत के। दत्ता राउत? अब बता, इतने फोन क्यों किया? साहब वो हालचाल पूछने के लिए फोन किया था साहब। हलचल पूछने के लिए 20 बार फोन? किसके हाल खराब थे, किसकी चाल खराब थी रे? वो साहब इधर उधर की बात कर रहे थे हम लोग। तू क्या वेड़ा समझ लगा मला? हाँ सच सच बता, ना तो इतना मारूंगा ना इधर का उधर हो जाएगा, समझा? नहीं साहब सब बताता हूँ साहब। उस दिन साइट पे काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं और दत्ता राजू की खोली के बाहर दारू पी रहे थे साहब। तो राजू की खोली से कुछ आवाज आया। तो राजू के घर पे कौन आया? राजू आ गया क्या? देखते सब। तभी मैंने ये वीडियो बनाया साहब। मेरे को यकीन ही नहीं हुआ साहब कि माला शेलार के साथ सोने को राजी कैसे होगी। फिर जैसे ही शेलार राजू की खोली से बाहर आया, कपड़े उतर। भाव पागल हो गए क्या? निकलो निकलो यहाँ से, निकलो वरना मैं शोर मचाऊंगी। निकलो भाव। तू क्या शोर मचेगा? मैं मचाता है ना शोर, बुलाते हैं सबको और बताता है वो राजू इधर नहीं है ना, तो शेलर के साथ तू कैसे मजे मार रही है? कपड़े निकाल। भाव भाव छोड़ो, भाव निकलो निकलो यहाँ से। कपड़े उतार दिए कि बुलाओ सबको? साहब मुझे क्यों मार रहे? मैंने कुछ नहीं किया था। ये आराम कर, झूठ बोल रहा है सब। नहीं झूठ बोल रहे, नहीं झूठ बोल रहे साहब। ये देखो साहब। अरे आ तू है ना ये, अब और मार खाने के बाद गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। एक बार गलती हुई, बार बार गलती हुई? वो साहब मुझे शेलर का तो मालूम नहीं है, पर मैं सर 4 बार माला के घर पे गया, उसको बदनामी की धमकी दिया और बाद में उसको रेप किया और मार दिया। 8 तारीख को तू सोनगढ़ बॉर्डर पे इसके साथ पहुंचा। वैसा देखा जाए तो 9 तारीख को तेरे गांव पहुंचना चाहिए था शाम तक, लेकिन तू 11 तारीख को दोपहर में पहुंचा। 36 घंटे क्या कर रहा था रे तू? कहाँ था? थक गया था ना साहब चल चल के, थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया। 36 घंटे सो रहा था तू? सच बता, तो इतना मारूंगा ना पूरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, मारना मत साहब। सच बता ना। वो साहब नशे के हालत में मैंने वो माला से जबरदस्ती तो कर ली साहब। बाद में अकल आई कि वो शेलर सिर्फ माला के साथ सोने की बात किया था, तो राजू ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी थी। मेरे बारे में उसको मालूम पड़ता तो मेरे को तो जान से मार देता था साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, लेकिन फिर पता चला कि माला पेट से राजू लड्डू बांट। मतलब ये था कि उसको अब तक तो कुछ पता नहीं था, लेकिन माला साहब वो कुछ ऐसे घूर के और गुस्से से मेरे को देखती थी, लगता था कभी भी राजू को बता देगी।
माला और राजू सोनगढ़ जाने के लिए निकले। उस वक्त तो माला ने मुझे कुछ से गुस्से से देखा था ना साहब, लगा था अब कुछ तो होने वाला। मैं डर गया था साहब। उसके बाद तो साहब वो राजू मेरे सपने में आता था साहब, मेरी छाती में बैठ के कोई तो से मेरे को मारता था साहब। नाटक मत कर। नाटक नहीं साहब। उसके बाद मैंने इसको बोला गांव चलते, दोनों साथ में ही गांव जाने के लिए निकले थे साहब। वहाँ सोनगढ़ के फाटे पे पहुंचे तो ये सोनगढ़ के अंदर चला गया, देखा कि इसने वो बच्चे, वो गांव के लड़के थे ना, उनको पैसे देके अंदर घुस गया। मैं तो सीधे अंदर नहीं जा सकता था ना साहब, तो मैंने रात होने की राह देखी ताकि वो लोग सो जाए। तो जैसे रात हुई मैं भी अंदर घुस गया। जाते ही पहले वो राजू का घर ढूंढा साहब, फिर रात भर उधर ही छुपा रहा। सुबह हुई, जिस वक्त राजू घर से निकला ना साहब, तो मैं घर के अंदर घुस गया साहब। ले गंगा जल समझ के पी ले, क्योंकि तू मरने वाली है। रात को नींद नहीं आती है मेरे को, इस डर से कि तू सब राजू को बता देगी और आगे मुझे मार देगा। मैं मर जाऊं इससे तो अच्छा है कि तू। वो मैं राजू को कुछ नहीं बताएगी। आयुष मैं रिस्क नहीं ले सकता है ना। 9 तारीख को तू सोनगढ़ पहुंचा तो 5 और 6 तारीख को माला का रेप कैसे किया? नहीं साहब, 6 तारीख को तो हम लोग नासिक से निकले थे गांव आने के लिए। 2 दिन तो रास्ते पे ही चल रहे थे। इसको पूछो ना साहब, साथ में थे हम लोग। साहब मैं 6 तारीख को वहाँ था ही नहीं, तो मैं रेप कैसे कर सकता हूँ? माला का रेप और मर्डर दोनों केस फाइल करो, लेकर जाओ इसको। दत्ता राउत के डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि माला के अजन्मे बच्चे का पिता दत्ता राउत था। माला के बच्चे और हत्या की गुत्थी तो सुलझ चुकी थी, लेकिन यह अब भी अनसॉल्व था कि अस्पताल में माला का बलात्कार किसने किया था। कौन हो सकता है जिसने कोविड-19 जैसी महामारी को ताक पर रखकर यह जुर्म किया? ऐसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस ने इस केस की फिर से जांच शुरू की और यह पाया कि बलात्कारी कोई हॉस्पिटल के स्टाफ में से नहीं है, बल्कि बाहर का कोई व्यक्ति है। 5 और 6 तारीख को तेरी ड्यूटी थी ना, तो ये बता कितने आदमी और कौन कौन आए थे अंदर? किसको आने दिया था तूने? सर यहाँ कोई नहीं आया था सर, मैं किसी को आने नहीं दिया था, सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ था। अच्छा, बहुत पर्टिकुलर आदमी है ना। चल खुल के बात करते। गांव वाले लड़के गांव में किसी को भी घुसने देने का एक आदमी का 1000 रुपए लेते। तेरा रेट क्या है? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे दोस्ताने में बात कर रहा हूँ उसके साथ। हाँ, गलती मान ले। तूने अगर गलती मान ली तो एक मरी हुई औरत को न्याय मिलेगा, और अगर हम अपने पे उतर आए तो तेरे को न्याय दिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। समझा? नहीं समझ में आया? सोच ले, तेरे को लेके गए हम पुलिस स्टेशन, बहुत पीट रहे, किसके पास न्याय मांगने के लिए जाएगा तू? बोलना। सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों दिन एक ही आदमी आया था, उसने मुझे एंट्री करने के लिए पैसे दिए थे। बोल रहा था उसके अंकल भर्ती है, उससे मिलना चाहते हैं। क्या नाम था उसका? विष्णु मात्रे। हमारे यहाँ पेशेंट है प्रदीप मात्रे, उनका भतीजा है। देखा, अरेस्ट करो इसे। साहब उस दिन मैं अपने काका से मिलने गया था, टेंशन हो रही थी कि टेंशन हो रही थी, और उधर हॉस्पिटल में एक औरत के साथ रेप हो रहा था, और तेरे अंकल और वो औरत, उनका वार्ड आजू बाजू में था। साहब ये क्या मेरे घर पे आके आप ये रेप की बात कर रहे हैं? मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? तेरे अंकल कोरोना पॉजिटिव थे ना, उनके हालचाल पूछ के आया था ना तू, फिर भी तेरा समाधान नहीं हुआ, फिर से उनके हालचाल पूछने चला गया, तब तेरी जान प्यारी नहीं थी? साहब मैं बोल चुका हूँ कि इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप प्लीज़ मुझे ज़बरदस्ती इसमें फंसाइए मत, और मेरे ही घर में आकर अगर आपको मेरी ही बेइज्जती करके मन भर गया होगा तो आप प्लीज़ जा सकते हैं। हम तो जाएंगे। हाँ चलो, अच्छा एक काम करते ना, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा लेते। तुमने कुछ किया ही नहीं ना, तो करवा लेते डीएनए टेस्ट। हाँ, अगर तू ना करेगा तो पुलिस वाले शक करेंगे तेरे पर। नहीं मतलब हाँ 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 ले लो।
डीएनए के टाइम वो विष्णु की हालत देखी तुमने कैसी हुई थी? मुझे लगता है रेप उसने किया होगा, क्योंकि 5 और 6 तारीख को उसके अलावा हॉस्पिटल में कोई नहीं आया, और हॉस्पिटल के सारे स्टाफ की हिस्ट्री तो हम लोगों ने निकाली है। लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमने डीएनए सैंपल लिया तो है, लेकिन उससे क्या हो? हेलो हेलो, आएगा कोरोना का वैक्सीन आएगा, टेंशन मत लो। सॉरी सर, मैं केस से रिलेटेड ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सर, आइसोलेशन वार्ड में बेडशीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ताकि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट मिले उसका इन्फेक्शन दूसरे तक ना फैले। सर, अगर भोसले अपने हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर फॉलो करता है तो सर विष्णु की गर्दन दबोचने का मौका है हमारे पास। कैसे? सर, पता करो भोसले हॉस्पिटल में प्रोसीजर फॉलो होता है क्या? अगर होता है तो विष्णु जरूर पकड़ा जाएगा। क्या है साहब? हाँ चल उधर चल। एक बात बता, कोविड-19 के पेशेंट के बेडशीट के साथ क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है उसको। अब हमारा नसीब अच्छा कि माला की बेडशीट हमारे हाथ लग गई। देखनी है फोटो? दिखा? इसके ऊपर साफ साफ माला के बेड का नंबर दिख रहा है। तो ये सब मेरे को क्यों बता रहे साहब आप? वो इसलिए बता रहे कि उसके ऊपर जो ड्राइड सीमेंट्स के ट्रेसेस मिले वो तेरे डीएनए से मैच हुए हैं। अब बताएगा नहीं बताएगा? बैक मार। साहब नहीं साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोल। 5 तारीख को मैं सच में अपने काका से मिलने गया था। उसके लिए मैंने गार्ड को रिश्वत भी दी थी, लेकिन जब वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने देखा अकेली औरत बेड पर पड़ी है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया साहब। अगले दिन मैं गार्ड को रिश्वत देकर सिर्फ उसी के लिए वहाँ पे गया था। मैंने ध्यान रखा कि मेरा चेहरा सीसीटीवी कैमरा में ना आए। कौन? डॉक्टर? गरीब, लाचार और बीमार औरत के ऊपर अत्याचार करने में तुम जैसे लोग मर्दानगी समझते हैं। वो बेचारी कोविड-19 से तो बच गई, लेकिन तू और तेरे जैसे दरिंदों से नहीं बच पाई। चार्जशीट फाइल करा। कोरोना वायरस जैसी महामारी और लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिखाया भी है। शायद हम पहले से ज्यादा संवेदनशील हुए हैं। जहां एक तरफ इस मुश्किल की घड़ी में कुछ लोग अपनी कमाई, अपनी सेविंग्स को डोनेट करके अनजान लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं विष्णु महात्रे, दत्ता राउत, वामन शेलार और विट्ठल सुर्वे जैसे लोगों ने इससे कोई सीख नहीं ली। माला भोईर, जिसने जिंदगी और मौत तकलीफ में देखी, जिसकी शुरुआत उसके पति राजू भोईर को बचाने के गलत तरीकों से हुई। इस केस से हमें सबक मिलता है कि गलत काम करने का कोई भी सही तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी गलती का सामना करें और आगे के लिए सीख लें, ताकि दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़े। दिशा। हाँ माँ। सेलिब्रेशन की तैयारी हो गई सब? मम्मा, आपके तहखाने में से कुछ मिलेगा तब तो सेलिब्रेशन की तैयारी होगी ना। मेरा तहखाना? हाँ। क्या चाहिए तुझे? मम्मा, चॉकलेट सिरप। बिना चॉकलेट सिरप के मैं पापा का बर्थडे केक कैसे बनाऊंगी? सॉरी, मैं भूल गई। मम्मी, मैंने आपको बोला था ना लेकर आने। आप दोनों ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। पता नहीं मैं नहीं होती तो आप लोगों का क्या होता। सचमुच, तू नहीं होती तो हमारा क्या होता? चलो चलो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत काम है और पापा के आने का टाइम भी हो रहा है। मैं ना जल्दी से दुकान जाकर सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। दिशा रुक। दिशा, मैं दुकान पे फोन कर देती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, अब तो 6 बज गए, वो नहीं होगा वहां पे। आप टेंशन मत लो, मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना, मैं फोन कर देती हूँ। हाँ सुनंदा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है ये काम की बातें आप राजेश से किया कीजिए, मुझसे मत कीजिए। और मेरे आके गिड़गिड़ाने से क्या होगा? नहीं, अभी राजेश घर पे नहीं है। हाँ, आप बाद में फोन कीजिए। देखो दिशा, दिशा, मेरी बेटी दिशा। दिशा कौन?
मेरी बेटी वो। अच्छा, वो दिशा जो सफेद टी शर्ट और नीली पैंट्स में थी ना? हाँ वही वो यहाँ पे आई हुई थी क्या? हाँ वो आई थी, वो चॉकलेट सिरप चाहिए था उसको, लेके चली गई। दिशा, राजेश, राजेश, वो दिशा। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? दिशा, राजेश दिशा कहीं मिल नहीं रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश। मिल नहीं रही मतलब? The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. गुप्ता सर, फोन को लोकेशन ट्रेसिंग पे लगाओ। आप दोनों श्योर हैं कि दिशा किसी फ्रेंड के यहाँ या रिलेटिव के पास नहीं गई? सब जगह फोन करके देख लिया इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता नहीं चला, तभी तो आपके पास आए। सर दिशा जहाँ से गायब हुई है वो काफी क्राउडेड एरिया है और शाम के समय में वहां से किसी को जबरदस्ती उठाना आसान काम नहीं है। सर लेकिन दिशा को कहीं और जाना होता तो वो चॉकलेट सिरप खरीदती क्यों? मैंने तो उसे मना भी कर दिया था उस टाइम दुकान पे जाने के लिए। लेकिन आपने दिशा को दुकान पे जाने के लिए मना क्यों किया था? वो सर उस टाइम पे सूरज रहता है दुकान पे और मैंने कई बार देखा है सर, वो सूरज है ना छोटी लड़कियों पे बुरी नजर रखता है। सूरज? नहीं मैडम, वो तो मेरे यहाँ काम करता है। आज सुबह में उसका फोन आया था कि उसे कुछ काम है, इसीलिए 1-2 दिन दुकान पे नहीं आएगा। ये लड़की कल शाम 5-6 बजे के करीब इस दुकान आई थी, देखा था इसे? हाँ मैडम, देखा था। निकलते वक्त इसके साथ कोई था क्या? हाँ, राजेश कोशिश कर रहा है, किसी मिनिस्टर से भी मिलने गया है। मेरा अकेले में इस घर में दम घुट रहा है, तुम प्लीज आ जाओ एक बार मिलने। मैं बाद में बात करती हूँ। सुनंदा जी आप? प्रीति, मैंने दिशा के बारे में सुना, इसलिए। आपने सुना तो आप समझ सकते हैं हम किस दौर से गुजर रहे हैं। देखिए मुझे अभी किसी से नहीं मिला। जानती हूँ बुरा वक्त है, इसलिए तो दर्द बांटने आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए टिफिन लेके आई हूँ। अगर बुरे वक्त में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और आप घबराइए मत, मैंने मन्नत मांगी, हमारे परिवार के साथ फिर से ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। सर, आज ये छुट्टी लेकर गली की लड़कियों के साथ रंगोली बना रहा था। तो इसमें मैंने कौन सा क्राइम कर दिया? काम से ज्यादा लड़कियों पे ध्यान रहता है ना तेरा। कल दिशा का पीछा क्यों किया था? दिशा? कौन दिशा साहब? चल बता, तू किराने की दुकान पे काम करता है ना? जी साहब। तो सरसों का तेल अच्छा होता है या फिर सोयाबीन का? अरे साहब, आप लोग वो प्रीति मैडम की बेटी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं कल उसके पीछे गया था। वो चॉकलेट सिरप लेने आई थी तो मुझे लगा उसका बर्थडे है, मैं उसको चॉकलेट देने गया था। रोड तो सीधा ही था साहब, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहीं दिखी नहीं मुझे। और तू 15 मिनट तक उसे ढूंढता रहा? साहब, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो उस फोन वाले से पूछ लीजिए ना। फोन वाला? हाँ साहब, दिशा जब दुकान पे आई थी तो वो पूरे टाइम किसी से फोन पे ही बात कर रही थी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके, हाँ यू डोंट वरी, बस मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ ओके। गुप्ता, 12 घंटे हो गए लेकिन अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं है। पर सर, दिशा का अगर अपहरण हुआ होता तो मार्केट में कोई तो देखता। सर, फोन स्विच ऑफ है तो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाएगी, लेकिन दिशा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। मतलब अगर सूरज सच कह रहा था तो वो फोन कॉल? स्वाति, तुम फोन के सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करो और उनको बोलो कि मैटर अर्जेंट है। राइट सर। गुप्ता। यस सर। एक बात तो साफ है, दिशा ने दुकान से चॉकलेट सिरप लिया था, मतलब वो घर ही जा रही थी। या तो उस फोन कॉल ने दिशा का प्लान चेंज किया है
या तो मार्केट में उसे कोई मिला है जो उसे कहीं और ही ले गए। सर मैं दिशा के दोस्तों से पूछताछ करता हूँ। जरूरी नहीं कि दोस्त ही हो, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई ऐसा जो उसे बहुत करीब से जानता हो। लेकिन अगर वो दिशा के पैसे नहीं चाहता, वो दिशा से चाहता क्या है? सर दिशा की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इस नंबर पर आखिरी बार बात की थी उसने, किसी अंकिता गुप्ता के नाम पर है। अंकिता गुप्ता? हाँ सर, दिशा की क्लासमेट है। पुलिस स्टेशन बुलाया, आती होगी। अंकिता गुप्ता, तुम दिशा की क्लासमेट हो? जी सर। तुमने कल दिशा को मिलने बुलाया था? नहीं सर, मैंने बस उसको कॉल किया था अपना सामान ले जाने के लिए। सामान? हाँ सर, उसने मुझे एक बॉक्स दिया था स्कूल के अंदर, कहा कि ये तुम रख लो, मैं घर नहीं ले जा सकती। वो बॉक्स है तुम्हारे पास? देखो अंकिता, दिशा मुसीबत में है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो, वो किसी लड़के से मिलती हो या उसके घर से भागने के प्लान्स हो। नहीं सर, दिशा अपनी फैमिली को बिना बताए शहर से बाहर कभी नहीं जाएगी। जब से उसकी दादी गायब हुई है, उसके मन में एक डर सा बैठ गया है। दादी गायब हो गई? हाँ सर, दिशा ने बताया था एक दिन स्कूल के अंदर कि उसकी दादी एक दिन अचानक से गायब हो गई और पुलिस ने काफी ढूंढने की कोशिश करी, पर उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, मेरी माँ 8 साल पहले लापता हो गई थी। वो शांति वृद्धाश्रम की ट्रस्टी थी, वहीं चैरिटी के लिए पैसे देने जा रही थी और रास्ते से गायब हो गई। लेकिन दिशा के बारे में छोड़कर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मिस्टर सोनी, दिशा भी आपकी माँ की तरह अचानक रास्ते से गायब हो गई। मिस्टर सोनी, मुझे बताइए, उन दिनों में आपको कोई फिरौती के लिए फोन कॉल आया था? दिशा को गायब हुए 24 घंटे होने वाले, अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं आया। दिशा के कॉल रिकॉर्ड से भी हमें कुछ पता नहीं चला है। अब तक की छानबीन से तो ऐसा लगता है मिस्टर सोनी के दिशा अपनी मर्जी से कहीं गई। नहीं सर, दिशा ऐसी लड़की नहीं थी, वो सब कुछ मुझसे शेयर करती थी। मिस्टर सोनी, ये दिशा का कुछ सामान है जो उसने उसकी क्लासमेट अंकिता गुप्ता के यहाँ रखा था। क्या ये सामान दिशा का है? सर, इस ब्रांड का परफ्यूम दिशा यूज ही नहीं करती थी। और ये दवाई तो दिल की बीमारी की दवाई है, ये दिशा के पास कैसे आई? लेकिन सर, हमारे फैमिली में ये दवाई कोई यूज ही नहीं करता है। इसका मतलब आप दोनों को जरा भी आइडिया नहीं कि दिशा के पास ये सब सामान कहां से आए? मिसेस सोनी, आप भली ऐसा मानती हो कि दिशा आपसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, लेकिन दिशा की जिंदगी में डेफिनेटली ऐसा कुछ चल रहा था जिसके बारे में ना तो उसके दोस्तों को पता था और ना ही आप दोनों को। दिशा को तो ढूंढ नहीं पा रहे, माँ के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। अब आप कहाँ जा रहे हो? अब हर चीज क्या तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी? ऑफिस में क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, उनके पास जा रहा हूं। तुम टैक्सी लेकर घर आ जाना। अरे आप, राजेश ने देखा नहीं ना? देख लेता तो हंगामा कर देता। सर, या तो ये माँ बाप अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर माँ बाप जानबूझकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हमें इस केस के हर पहलू की जांच करनी होगी। स्वाति, एक काम करो, दिशा की दादी के साथ 8 साल पहले क्या हुआ था उसकी केस फाइल निकलवाओ। राइट सर। हो सकता है कि इस केस का पेड़ कहीं और जड़ें कहीं और हो। एक मिनट, WK मेडिकल स्टोर विजयनगर, इस मेडिकल की दुकान में CCTV जरूर होगा। वहां जाके चेक करो कि दिशा ये दवाई लेने अकेली आई थी या उसके साथ कोई और भी था। ओके सर। हाँ सर, यही लड़की थी। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसने दवाई खरीदी नहीं बल्कि चोरी करके भागी थी। पक्का यही लड़की थी? सर, मैं CCTV फुटेज लाया हूँ, आप चाहिए तो देख लीजिए।
ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। सर दिशा तो अच्छे घर से, फिर उसे दवाई चुराने की क्या जरूरत थी? प्रीति जी ने कहा था कि उनके परिवार में किसी को दिल की बीमारी नहीं है। हो सकता है कि दिशा ने किसी के कहने पर दवाई चुराई हो। लेकिन सर अगर दिशा किसी और के लिए दवाई चुराती तो अंकिता के पास क्यों रखती? सिर्फ वो दवाई नहीं, उस बॉक्स में जो जो मिला है हो सकता है दिशा ने वो सब चुराया। मानो जैसे दिशा एक दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक जिंदगी अपने माँ बाप और दोस्तों के लिए और दूसरी ये वाली। दिशा को अगर ढूंढना हो तो उसकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा था उसका पता लगाना हो। पुलिस समझ चुकी थी कि दिशा ऐसी ही किसी महत्वाकांक्षा को लेकर अपने ही घर में दो जिंदगियां जी रही है, एक आइडियल बेटी बनने की और दूसरी वो जो उसने सबसे छुपा रखी थी। और दिशा के गायब होने के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए पुलिस को दिशा के हर राज के बारे में पता लगाना जरूरी हो गया था। क्या दिशा के इस राज के बारे में कोई नहीं जानता था, या फिर कोई था जो जानकर भी अनजान बना हुआ था? बेटा खाना रेडी है। हाँ माँ आई, 1 मिनट। ओके सर, साइबर टीम से कॉल आया था। कुछ देर पहले दिशा का फोन स्विच ऑन हुआ है। लोकेशन? चल क्या मैंने मैंने क्या किया? साहब सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जब से वो फोन मिला तब से पासवर्ड मांग रहा है। वो फोन मेरे किस काम का? सर मैंने इसके कॉल डिटेल्स चेक किए हैं, दिशा के साथ इसका अब तक कोई लिंक नहीं निकला। फिर भी इसे रिमांड में रखो और फोन का पासवर्ड ब्रेक होते ही इन्फॉर्म। ओके सर। प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जो डील हुई है वही फाइनल है। सर दिशा का फोन अनलॉक हो गया, बाकी सारे रेगुलर मैसेज है, लेकिन ये मैसेज है जो 15 दिन पहले आया है। उनका मैसेज? यस सर। दिशा ने एटीएम से 50,000 रुपए निकाले? सर दवाई की दुकान में चोरी होने के ठीक अगले दिन दिशा ने ये पैसे निकाले। पर दिशा को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ी होगी? गुप्ता तुम एक काम करो, एटीएम का सीसीटीवी फुटेज चेक करो जल्दी। यस। देखो राजेश नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं, और तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? संभालो अपने आप को। मैं आ गया हूं ना, सब संभालूंगा। साले कमीने, तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? राजेश भैया को छोड़ दो, भैया को मैंने बुलाया था। तू पहले ही मेरा लाखों का नुकसान करा चुका है, अब क्या लेने आया है यहाँ? हेलो इंस्पेक्टर साहब, 50,000? एक सेकेंड प्रीति, तुम्हारा और दिशा का जो जॉइंट अकाउंट है उसका एटीएम यूज करके दिशा ने 50,000 निकाले। हाँ निकाले तो है। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, दिशा ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। दिशा के पास सब कुछ तो था, जरूर उसे किसी ने बहला फुसला के पैसे निकलवाए। जीजा जी, कुछ हफ्ते पहले मैंने दिशा को 24-25 साल के दाढ़ी वाले आदमी के साथ मार्केट में देखा था। शायद ये सब कुछ उसी ने किया हो। फिर पहले क्यों नहीं बताया मुझे आपने? अरे मेरा पर्स कहाँ गया? ए भाई, मेरा पर्स कहाँ है? हमको क्या पता पर्स कहाँ है तुम्हारा? मैं यहाँ बैठकर चाय पी रहा, तुम मेरा पर्स निकाल लिए। यार हद हो गई बदतमीजी की, चोर बोल रहे तुम हमको। कहाँ चुराएंगे तुम्हारा पर्स यार? फालतू की बकवास बंद कर, मेरा पर्स दो, मेरा पर्स। हाथ किसने लगाया हमको? मेरा पर्स दे। ओ भाई साहब, ओ शांत चोर बोल रहा है हमको ये। शांत हो जाओ भाई, इसने नहीं चुराया तुम्हारा पर्स। अरे इसने चुराया यार, यहाँ बैठे थे हम। वो भिखारी बैठते हैं ना यहाँ पे, उसने चुराया होगा। मेरा तो 25,000 रुपए महीने का नौकरी जाने वाला था उस भिखारी के चक्कर में। 25,000? 25,000? हाँ, पर्स में कार्ड था ना नौकरी देने वाले का। ऐसी कौन सी नौकरी है 25,000 रुपए वाली? वो फॉरेन की मार्केटिंग कंपनी। भाई कुछ मेरे लिए भी देखो ना यार, बेरोजगार है हम। 25 में से 15 मैं आपको दे दूंगा। अरे ऐसा तो हम 16,000 दे देंगे आपको, 9,000 में हमारा खर्चा चल जाएगा। देखो ना भाई, अगर कुछ सेटिंग होता है तो। हाँ, ओए मैडम आ गई।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ कार में। कार में इंटरव्यू? हाँ कार में, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हेलो मैम। मैडम मेरा नाम भूषण है और ये रहा मेरा सीवी। मैडम मैंने झांसी से मार्केटिंग का कोर्स भी किया है, आप चाहो तो मेरे मार्क्स देख सकते देखो, इस कंपनी में काम करना है तो यहाँ पर 2 रूल है। पहला, नेवर कॉल मी मैम, ओनली नित्या। हो। ओके मैम, सॉरी नित्या। और दूसरा, जब तक बोलने को कहा ना जाए अपना मुंह मत खोलो। ओके। देखो, मार्केटिंग में काबिलियत फील्ड में पता चलती है, कागज पर नहीं, समझे? जी जी। सर मैंने दिशा की दादी निर्मला जी की FIR रिपोर्ट देखी। सर कुछ अलग ही है। आखिरी बार इन्हें किसी जगमोहन उर्फ जग्गा के साथ देखा गया और इस जगह के खिलाफ छोटे मोटे फिरौती के केसेस हैं। फिरौती के केस? और फिर भी उसने पैसे नहीं मांगे? हाँ सर, सबूतों के अभाव में इसे बेल मिल गई। लेकिन सर बात अजीब ये है कि बेल मिलने के बाद ये जग्गा भी गायब हो गई। क्या? बहुत अजीब आदमी था साहब। एक दिन मुझे फोन करके बोला कि टीवी और फ्रिज घर पर भेज दे, बहुत पैसे आने वाले हैं। फिर पता चला कि जग्गा को पुलिस वालों ने उठा लिया। बाद में जेल से छूटा तो गायब हो गया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उसके घर परिवार में कोई और था? उसकी बीवी और 13-14 साल का एक लड़का था। बीवी तो कई साल पहले मर गई, लड़के का पता नहीं। लेकिन गुप्ता, अगर जग्गा पैसों के लिए अपहरण करता तो फिरौती जरूर मांगता। सर हो सकता है कि फिरौती मांगने से पहले निर्मला जी की मौत हो गई। तो 8 साल बाद अगर उसी जग्गा ने राजेश सोनी की बेटी को उठाया है तो पक्का ये पैसों का मामला नहीं लगता, कोई आपसी रंजिश का मामला लगता है। ओके सर, मैं जग्गा को ढूंढने के लिए टीम लगाता हूँ। जग्गा को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, उसके बेटे को ढूंढो। कोई बाप अपने बेटे से इतने सालों तक अलग नहीं रहेगा। मैडम, दुकान पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा मैं ही पार्सल लेके आ जाता हूँ। सही सही बता वरना तेरा खाता भाई सब बंद कर दूंगा। हम सच कह रहे हैं साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? साहब दुकान में तो सामान हम नहीं डाला था थैले में। लेकिन जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक बाइक वाला टकरा गया। सामान गिर गया, उसने फिर वापस थैले में डाला। साहब उसने कुछ हेरा फेरी की होगी तो हमें क्या पता साहब। बाइक वाले की शक्ल याद है? नहीं साहब, वो हेलमेट पहना था। सर पूरी प्लानिंग के साथ किया है सर। पहले दिशा की उंगली काट के भेजी और उसके बाद फिरौती के लिए सुनंदा जी के मोबाइल पे कॉल। ये सुनंदा जी है, मेरी कजिन। इन्हीं के फोन पर किडनैपर का कॉल आया था। ये आपके साथ रहती है? जी नहीं, हमारे घर पे नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ पास में ही रहती है। मुझे डिटेल में बताइए कि किडनैपर ने आपको फोन पर क्या क्या कहा। जी कोई आदमी था और वो बोला कि अभी सैंपल भेजा है और कल शाम 4 बजे तक सीमेंट फैक्ट्री के पीछे वाले रोड पर 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंचाए तो वो दिशा की लाश भेजेगा। देखिए आप लोग घबराइए मत, दिशा को बचाना हमारी प्रायोरिटी। राजेश, आप कल 2 बजे। इंस्पेक्टर साहब आपको जो करना कीजिए, मेरे पास पैसों का पूरा इंतजाम है। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। सर आखिर ये केस फिरौती का ही निकला सर, लेकिन किडनैपर बहुत होशियार है, हर चीज प्लान कर रहा है। तभी तो उसने फिरौती के लिए इतनी देर बाद फोन किया। कुत्ता, कल कितनी भी प्लानिंग तुम सबको इन्फॉर्म कर दो कि हमें कल किसी भी हाल में दिशा को बचाना है। लेकिन सर आपको अजीब नहीं लगता कि इतने सारे पैसे राजेश के पास, वो भी कैश में? हाँ, नोट तो मैंने भी किया, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही बात का डर है कि वो माँ बाप कहीं इमोशंस में आकर कोई गड़बड़ ना करते हैं। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना। पैसों की चिंता तुमसे ज्यादा मुझे है, समझे? अब आगे से मुझे यहाँ फोन मत करना, ठीक है? सर टीम रेडी है।
राजेश को मैंने सब कुछ समझा दिया था कल, फिर भी वो टाइम पर नहीं आया। और कब से घर पे फोन कर रहा हूँ, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। गाड़ी निकालो। कर रही है मिसेस सोनी, आप घर पर है और आप पुलिस का फोन नहीं उठा रही हैं। और राजेश कहाँ है? वो सर, देखिए प्रीति जी, अगर आप पुलिस से कोई भी बात छुपाएंगी तो हम दिशा को नहीं बचा पाएंगे। अरे जरा तो समझिए, जो इंसान दिशा की उंगली काट कर भेज सकता है वो दिशा के साथ कुछ भी कर सकता है। सर, राजेश सुनंदा दी के साथ किडनैपर को पैसे देने गए। पर टाइम तो 4 बजे का था ना। हाँ, पर वो प्रीति, राजेश, ये देखो क्या हुआ। कोई मैसेज आया है किसी और नंबर से। क्या मैसेज है, पढ़ो ना। लिखा है, पुलिस के पास गए थे, अगर दिशा जिंदा चाहिए तो पुलिस को बिना बताए राजपुर के जंगल के अंदर वाले कुएं के पास आज दोपहर 2 बजे तक आ जाओ। अब क्या करें? अरे क्या करेंगे? वही करेंगे ना जो वो चाह रहे हैं, पैसे देंगे और दिशा को छुड़वाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, कहीं वो लोग हमारे साथ ही कुछ। अरे कुछ नहीं करेंगे वो, उन्हें पैसों से मतलब है बस। आप तैयार रहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। कोई नहीं संभाल पाएगा। मिसेस सोनी, किडनैपर्स ने पहले सुनंदा जी को फोन किया, हमने फोन टैप किया तो उसने एसएमएस की। कोई तो है जो किडनैपर को खबर दे रहा है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। सर, मुझे सुनंदा जी के लिए फिक्र नहीं हो रही है, उनकी वजह से फिक्र हो रही है। मुझे डर है कि ये सब सुनंदा जी कर रही है। पर वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि सुनंदा जी का बेटा विशाल राजेश की फैक्ट्री में काम करता था, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से सुनंदा दी राजेश के पास उसके मौत का हर्जाना मांग रही है। और राजेश ने अभी तक पैसे नहीं दिए। सोनी, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मुझे पहले शक था पर यकीन नहीं हो रहा था सर। सर, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। सुनंदा किडनैपर्स को पैसे देने गई है, दिशा को लेके आती होगी, कुछ गड़बड़ मत करना। गड़बड़ तो आपने की मिसेस सोनी, गलत इंसान पर भरोसा करके। किस तरह गई है सुनंदा? यहाँ गई है, लेकिन आप बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या देखो, टैलेंट तो इंडिया में भरा पड़ा है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो बंदे को सिर्फ टैलेंटेड नहीं, स्मार्ट भी होना चाहिए। तो तुम लोगों में से कोई स्मार्ट है? ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर मुझे मूवी देखने के लिए कन्विंस कर लो। अगर मैं मान गई तो ये नौकरी पक्की। मुझे क्या लगता है नित्या कि आपको ना हमारे लिए नहीं बल्कि अरमान कपूर के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि उसकी आखिरी फिल्म आने से पहले ही बेचारा चल बसा, तो उसको एक ट्रिब्यूट देना बनता है। हाँ, आपको क्या लगता है? और अगर मैं बोर हो गई तो हम है ना, हम आपको एंटरटेन कर देंगे। हम बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, मूवी तो नहीं, लेकिन एक ड्रिंक के लिए जरूर कन्विंस कर लिया। शातिर रही ये लोग, ये जानते थे कि हम सुनंदा के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुनंदा को ही मार दिया। सर, राजेश और प्रीति दोनों को अब तक किडनैपर्स के कॉल नहीं आए। पैसे लेने के बाद भी किडनैपर्स ने अब तक दिशा को छोड़ा नहीं। ये बड़े बिजनेसमैन हर चीज को डील समझते हैं क्या? एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। राजेश की छोटी सी गलती की वजह से वो किडनैपर्स निकल गए। सर, सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दिया। शहर से बाहर जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सबकी चेकिंग चल रही है। गुप्ता, वो जानते हैं कि चेकिंग होगी, वो लोग शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। सर, सुनंदा का फोन मिला है। उसके फोन पे किसी गोकुल नाम के आदमी का हर 2-3 दिन में फोन आता था। आज दोपहर 1 बजे भी आया। सर, उसकी कॉन्टैक्ट पे उसका फोटो सेव्ड है।
दाढ़ी वाला आदमी है, शायद 30-35 साल का होगा। साहब थोड़ी देर पहले मैंने देखा था उसको, ये रहा गोकुल का घर। भागने की कोशिश कर रहा था। गलत समझ रहे हैं साहब आप। गलत समझ रहा हूँ? हाँ। चल तुझे सही समझाता हूँ, चल। अरे चल 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 तो रहा हूँ साहब, है चल रहा हूँ। तेरी पूरी कुंडली निकाली हमने। सच सच बता, दिशा कहाँ है? साहब मुझे नहीं मालूम आप किस दिशा के बारे में बात कर रहे हो। तो तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि तेरा ये पैर कैसे टूटा। मैं याद दिलाता हूँ, विशाल सुनंदा का बेटा, उसी के साथ तू काम करता था ना राजेश की फैक्ट्री में, और जिस हादसे में विशाल की मौत हुई उसी हादसे में तेरा ये पैर टूटा। तेरे पड़ोसी को तेरी सारी खबर है, और राजेश ने मुआवजा नहीं दिया, इसलिए तूने और सुनंदा ने मिलकर दिशा को अगवा कर लिया। साहब जब उसने अपनी कजिन बहन के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे क्या देगा वो। उस हादसे के बाद अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए राजेश ने सारा इल्जाम अपने साले अविनाश गुप्ता पर लगा दिया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। क्या अविनाश राजेश के साथ काम करता था? और क्या साहब। सर, दिशा ने जिस एटीएम से पैसे निकाले थे उसका सीसीटीवी फुटेज आ गया। आप सही थे, दिशा एटीएम अकेले नहीं गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ और जरा पता करो ये अविनाश आजकल करता क्या है। राइट सर। गीता, दिशा ने पहले तुम्हें वो बॉक्स दिया और फिर 50,000 रुपए। आखिर तुम्हारे और दिशा के बीच चल क्या रहा था? सर, दिशा ने वो पैसे सिर्फ रखने के लिए दिए थे और कुछ भी नहीं। समझो अंकिता, अगर तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है तो ये केस बार बार घूम कर तुम पर ही क्यों आ जाता है? क्योंकि सर दिशा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर पर भी आई थी। काफी परेशान थी सर वो। क्या हुआ है दिशा तुझे? पहले तो तू इतना बात करा करती थी, अब तू बात ही नहीं करती है। देख मैं तुझे सब बताऊंगी, बस तू मेरा एक काम कर दे। मैं तुझे 50,000 दूंगी, मेरे लिए एक टैब बुक कर देगी? लगता है दिशा को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। वो टैब, अंकिता तुमने कितने दिन पहले ऑर्डर किया था वो टैब? सर 2 हफ्ते पहले। गुप्ता, तुम वो ऑनलाइन साइट से कांटेक्ट करो। बॉस की गाड़ी पे ही पत्थर मार दिया। क्या बात है, बहुत खूब। अरे तो इसमें क्या है, मैं भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक फेंक करके आ गया था। ओहो, इतनी डरे। मित्ता मैडम अब चलो ना, बहुत टाइम हो गया। अरे जब बॉस एंजॉय कर रही है तो तुम्हें क्या जल्दी है? चुपचाप बैठे रहो। मैं जरा होके आता हूँ। मेरे सामने एक बार डेयरिंग करके दिखाओ तो मानो। किडनैपर ने पैसे भी दिए और दिशा को भी नहीं छोड़ा। मुझे डर है कि वो कहीं दिशा को। दिशा अब तक आपके पास होती, अगर आपके परिवार को पुलिस पर भरोसा होता तो, और यही भरोसा ना करने की वजह से आपकी कजिन सुनंदा जी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। गलती तो हमसे हो गई है सर, लेकिन क्या अब हम कभी दिशा को ढूंढ नहीं पाएंगे? ढूंढ पाएंगे, जरूर ढूंढ पाएंगे, अगर आप सब हमसे सच कहना शुरू करेंगे तो। सर आपको जो पूछना पूछिए सर, अब हम सब कुछ सच बताएंगे आपको। ठीक है, तो बताइए कि राजेश जी ने आपसे सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए? वो सर हमारा फैमिली मैटर है सर। फैमिली नहीं, बिजनेस मैटर है। इतनी डेयरिंग तू मुझे हाथ लगाएगा? अरे मैडम आपने ही तो कहा था मुझे। मैंने कहा था मेरे कपड़ों के अंदर हाथ डालने को? तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। मैडम हमें माफ कर दीजिए। तू लेकर आया था ना इन बदमाशों को मेरे पास, तेरी भी नौकरी गई। तुझे भी पुलिस के हवाले करूंगी मैं। अरे पर मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। पुलिस ऐसी ऐसी जगह पे डंडे मारेगी ना कि कुछ करने के लायक भी नहीं बचोगे तुम लोग। मैडम गलत समझ रही हैं आप। मैडम मेरी मत मारी गई थी कि मैंने तुम दोनों का भला सोचा। ये सुनंदा जी का बेटा विशाल है और ये गोकुल। एक का पैर गया और दूसरे की जान, और वो भी आपकी लापरवाही से। आप राजेश जी की कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर थे, आपकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ और इसीलिए राजेश जी ने आपको उनके दिल से और काम दोनों जगह से निकाल दिया। नहीं सर, भैया की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा हो सकता है मिसेस सोनी, लेकिन उसके बाद जो अविनाश जी ने किया वो उनकी प्लानिंग थी। अविनाश जी के पास काम नहीं था, जमा पैसे खत्म होने लगे थे, फिर भी अविनाश जी ने एक महंगा वाला टैबलेट खरीदा
वही टैबलेट जिसके लिए दिशा ने एटीएम से पैसे निकलवाए और अपनी क्लासमेट अंकिता गुप्ता के पास ऑर्डर करवाए। ऐसा क्या जानते थे दिशा के बारे में जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे? साले कमीने, क्या किया तूने दिशा के साथ? संभालिए अपने आप। बता, छोड़िए। और उसके बाद आपने एक 20-25 साल के दाढ़ी वाले आदमी की कहानी शुरू की ताकि हम आप तक ना पहुंच पाए, है ना? मैंने झूठ बोला सर, लेकिन सर ये मैंने मेरे बेटे अंकुश को बचाने के लिए बोला। सर वो अनजाने में ही वो दिशा को ब्लैकमेल कर रहा था सर, बस इसीलिए मैंने ये। दिशा ने कुछ सामान देने के लिए अंकुश को मार्केट में बुलाया, तभी अंकुश ने देखा। अरे अंकुश, तो इतनी जल्दी आ गया? दी आपने चोरी की? चोरी नहीं, ये तो फन के लिए है। वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यही रहती है, उसने मुझे डेयर दिया था। तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा। तो एक काम कर, ये संभाल ले और तू घर जा, मम्मी ने बुलाया। दिशा दी डर गई थी कि मैं पापा को सब बता दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा अगर मुझे टैबलेट मिला तो। पर जब दी गायब हुई, मैंने पापा को सब बता दिया। दिशा कह रही थी कि उसकी फ्रेंड ने उसे डेयर दिया है। बेटा, आपने दिशा के साथ किसी को देखा था? हाँ, और मुझे ये भी याद है कि दी मुझे सामान देने के बाद किस घर में गई थी। स्वाति, हाँ गुप्ता बोलो। सर इस घर में दिशा की बॉडी मिली है, जो एक बेड के अंदर प्लास्टिक में रैप्ड है, और इस वजह से स्मेल बाहर नहीं आई और आसपास के लोगों को पता नहीं चला। गुप्ता, उस बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो कि रिपोर्ट जल्दी प्रोसेस करें, क्योंकि हमें ये न्यूज़ दिशा के पेरेंट्स तक भी पहुंचानी है। और उस घर की अच्छे से तलाशी लो और उस घर के लैंडलॉर्ड से भी बात करो। 1-2 महीने से ही थी यहाँ पर साहब। अब लड़की थी तो मैंने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करी। हाँ, इतना पता है कि किसी वृद्धाश्रम में मैनेजर थी साहब वो, और उसकी कार यहीं पीछे पार्क है साहब। पुलिस ने इस केस की जांच हर पहलू से की, लेकिन किडनैपर्स का फिरौती के लिए लेट कॉल आना, पैसा मिलने के बाद भी दिशा को ना छोड़ना पुलिस के दिमाग में संदेह पैदा कर रहा था। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को उन सभी रहस्यों को खोलना था जो खुद दिशा के करीबी पुलिस से छुपा रहे थे। आई एम सॉरी मिसेस सोनी, लेकिन पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस दिन दिशा का किडनैप हुआ उसके अगले ही दिन उसका मर्डर हो गया था। क्या? कमाल है मिस्टर सोनी, आप क्यों चौंक गए? और आपका चेहरा देखकर तो लगता है कि आप तो पहले से बहुत कुछ जानते थे। शांति वृद्धाश्रम, नाम याद है कि वो भी भूल गए? जानता हूँ, एनजीओ है, मेरी माँ ने शुरू किया था, मैं भी ट्रस्टी हूँ इसमें, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता इसलिए जा नहीं पाता। अच्छा, टाइम नहीं था, फिर भी अपने एनजीओ के लिए इस लड़की को हायर किया, और यही लड़की आपकी बेटी का अपहरण करती। ऐसे बिना सबूत के आप मुझ पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सबूत है ना, आपके बैंक डिटेल्स और वो 1.5 करोड़ रुपए जो आपने बैंक से लिए थे लोन पे, दिशा का अपहरण होने के 1 हफ्ते पहले, वो भी गारंटी के साथ। मानो जैसे आपको तो पता ही था कि दिशा किडनैप होने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, वो पैसे तो मैंने अपनी एक बिजनेस डील के लिए लिए थे। बिजनेस डील? कैसी बिजनेस डील? मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मत कीजिए शेयर, लेकिन एक बात याद रखिए, दिशा के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट आप ही हैं। मेरी कंपनी में एक हादसा हुआ था जिसमें सुनंदा के बेटे की डेथ हो गई थी। फिर इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ने मेरे माल को लो क्वालिटी बताकर मेरा लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कहा। उन्हीं ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए मैंने लोन लिया था। तो फिर इस लड़की का इस पूरे बात से क्या कनेक्शन? इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की भले ही मेरे एनजीओ में काम करती हो, लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ, सच में। ये एनजीओ के लिए मार्केटिंग वालों को क्यों हायर कर रही थी? सर इस बात पे तो मुझे भी डाउट है,
सर इस पे उसका एड्रेस मेंशन है, अगर आप कहें तो मैं पता लगाऊं। चल के खत्म कर देते हैं उस नित्या को। हम तीनों को बचाने के लिए उसको मरना ही पड़ेगा। चंद्रेश, ये उस कार्ड में उसका एड्रेस है ना? अरे उसी ने तो बोला वो अकेली रहती है। चंद्रेश, सोचने का वक्त नहीं है। या तो 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी या तो सिर्फ एक। जो करना है अभी करना है। भूषण, सर भागा क्यों? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, नित्या की गलती थी। मारने आए हो मुझे? अरे यार पहले बोलना था। काम करो, मारो। सबके सामने मारो। वो देखो कैमरा, तुम तीनों की सारी हरकतें उसमें रिकॉर्ड हो रही है। अरे क्या हुआ, मारो ना। हाँ देखो, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो पुलिस को सब दिख जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, इन सब के इल्जाम में फंसाऊंगी तुम तीनों को मैं। और तू मैडम प्लीज हमें माफ कर दो, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ये पुलिस के लफड़े में मत फंसाइए प्लीज मैडम, प्लीज। साहब वो नित्या लालची लड़की थी, बोली कि मैं जॉब से तंग आ गई हूँ, मुझे एक साथ ढेर सारा पैसा चाहिए, और एक पैसे वाली लड़की उसकी बहुत बड़ी फैन है, अगर उसको किडनैप कर लिया तो सबकी लाइफ बन जाएगी। तो किडनैप करके पैसे ही चाहिए थे तो फिर मारा क्यों? साहब ये मैं नहीं जानता। अरे मुझे और अमित को तो उसने सामान लाने बाहर भेज दिया था, और जब वापस लौटे तो नित्या बोली कि लड़की गलती से मर गई है, तुम दोनों कहीं जाकर छिप जाओ होटल या लॉज में। फिर कुछ दिनों के बाद वो पैसा लेकर के आई और बोली कि तुम लोग गाँव निकल जाओ यहाँ से। तो पैसे कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं? पैसे तो उसने बोला कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगे। और अमित तो जयपुर निकल गया और नित्या को चंद्रेश को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, शायद मुंबई, नहीं पुणे चली गई थी। हेलो, क्या गुप्ता? यस सर। कोई तो कनेक्शन है नित्या और जग्गा के बेटे बबलू के बीच। सर इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, आपको ऐसा क्यों लगता है? जग्गा का बेटा पुणे में रहता है और नित्या और चंद्रेश भी पुणे की बस में भागे। हो सकता है कि नित्या ने ये सब जग्गा के कहने पे किया हो। यस सर। बबलू भी पुणे की कंस्ट्रक्शन कंपनी स्काई हाई में काम करता है। अगर बबलू पकड़ में आ गया तो हो सकता है कि जग्गा भी पकड़ में आ जाए। और तुम नित्या और चंद्रेश की फोटो भी वहां की लोकल पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। यस सर। दिशा को किडनैप करने से लेकर उसे मारने तक की सारी प्लानिंग तेरी थी ना? कैसे फंसा एक बच्ची को अपने जाल में? सर आसान काम नहीं था। मैं जब उस पर नजर रख रही थी तभी समझ गई थी कि लड़की को डेयरिंग पसंद है, बस अपने माँ बाप के डर से कुछ करती नहीं है। 1-2 बार मॉल में उससे टकराकर सॉरी बोलने के बहाने मैंने उससे दोस्ती कर ली। दिशा, ये दुनिया कायरों की नहीं डेयरिंग वालों की होती है। लाइफ का हर एक पल इम्पॉर्टेंट होता है, और जो लूजर्स होते हैं ना वो सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, और हम जैसे विनर्स जो होते हैं वो करने में। अब तो डिसाइड कर ले, तुझे विनर बनना है या लूजर। और फिर कुछ दिनों बाद मैं उसकी फेवरेट हो गई। जैसा कहती थी वो वैसा ही करती थी। अरे दिशा, अरे नित्या दीदी यार, सुनना, मुझे तुझसे कुछ काम है, मेरे साथ चलना 5 मिनट। पर मुझे तो पापा का बर्थडे केक बनाना अरे बस 5 मिनट की बात है, चलना यार। ओके चल आजा। जब पैसे मिल गए थे तो सुनंदा को क्यों मारा? सर पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना था। बता दिशा कहाँ है? छोड़ो। तुम दोनों इतने होशियार तो नहीं लगते कि ये सब प्लान कर सको। ये जग्गा का प्लान था ना? कहाँ है जग्गा? कौन जग्गा सर? बनो मत। जग्गा ने 8 साल पहले राजेश की माँ को उठाया था और अब उसकी बेटी को, और तुम दोनों जग्गा के बेटे बबलू के घर से ही पकड़े गए हो। जग्गा मर चुका है साहब। राजेश ने अपनी माँ को मारने के लिए जग्गा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अगर काम पूरा होने के बाद राजेश पलट गया, उसने धोखे से जग्गा को मार डाला। और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं ही हूँ जग्गा का बेटा, चंद्रेश उर्फ बबलू। बबलू? मतलब तूने ये सब जग्गा की मौत का बदला लेने के लिए किया? हाँ, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड नित्या ने मेरी मदद की, पर उसे ऐसा लग रहा था मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। और तूने नित्या का इस्तेमाल करके उन दोनों को फंसाया है। बदला बली मांगता है साहब।
मैं किसी भी कीमत पर राजेश की तबाही देखना चाहता था। आप जो सजा देना चाहते दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो एक मुजरिम है, उसने कहा और आपने मान लिया। और कितना झूठ बोलोगे? जायदाद के लिए अपनी माँ को मरवा दिया और उसकी सजा मिली मेरी बेटी को। अब कोई रास्ता बचा नहीं तुम्हारे पास। सीधे सीधे बता दो कि जग्गा और तुम्हारी माँ की बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया है। जग्गा को मैंने टिंचा फॉल से धक्का दिया था और माँ को। राजेश ने लालच में आकर कई साल पहले अपनी माँ और जग्गा की जान ली। जिस राजेश के लिए पैसों का मोल अपने परिवार से भी ज्यादा था, वही लालच अनजाने में उसकी बेटी की मौत का कारण बना। चंद्रेश नफरत की उस खाई में गिरा हुआ था जहां उसे नफरत के अलावा और कुछ नहीं सूझा। लालच और नफरत, ये वो दो नकारात्मक भावनाएं हैं जिनकी दस्तक से ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए और इस केस से सबक लेना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। भले ही समय लगे, लेकिन ऊंचाई पर सिर्फ कड़ी मेहनत से ही पहुंचा जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।